दोस्तों आज भी हमारे देश में लोगों की रगों में खून से ज़्यादा जात पात का जहर दौड़ता है। और इसी जहर को दर्शाती हुई एक मूवी रिलीज़ हुई है जिसका नाम है धड़क 2। जहाँ सैयारा मूवी के पीछे सब पागल हैं, वहाँ इस मूवी की किसी ने बात भी नहीं की। और इस मूवी को लेकर मैं आज आपके सामने आई हूँ। तो देखिए, ये मूवी सैयारा से बहुत ज़्यादा मायने में बेहतर है और आपको दर्शाती है हमारे समाज के बारे में। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का और एक लड़की दिखाया गया है रूम के अंदर, जहाँ ये दोनों बैठ के एक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लड़की थोड़ी देर बाद चली जाती है रूम से और वहाँ पर एक आदमी आता है जो डिलीवरी मैन बनकर आया है खाना लेकर। लड़का कहता है कि मैंने तो खाना ऑर्डर नहीं किया, जिस पर ये जवाब नहीं देता। फिर लड़के को लगता है हो सकता है इसकी गर्लफ्रेंड ने खाना ऑर्डर किया हो। और वहाँ हम देखते हैं ये इसके रूम के बाहर लिखा हुआ जय भीम पड़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो लड़का है वो शेड्यूल कास्ट है। अब यहाँ पर ये जो आदमी है, इसका नाम है शंकर, ये बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है। लड़के का ध्यान जैसे ही इसकी तरफ से भटकता है, ये इसे तीसरी मंजिल से नीचे धक्का देकर गिरा देता है और मार देता है। अब हमें दिखाया गया है एक लड़का नीलेश, जो कि अपने दो दोस्तों के साथ जा रहा था और उसे भी ये खबर पता चल जाती है। ये लोग एक घर के अंदर आते हैं और ढोल बजाने का काम करते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है एक लड़की विधि, जो डांस कर रही है अपनी सहेलियों के साथ। शायद इसके किसी कज़न की शादी थी और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ विधि इसके पास आती है और कहती है तुमने ढोल बहुत अच्छा बजाया। इसकी तारीफ करती है और कहती है कि शादी वाले दिन ज़रूर आना, मैं तुम्हें बुक कर रही हूँ। अब दिखाया जाता है कि अगले दिन नीलेश अपने लॉ कॉलेज की पढ़ाई के लिए, एडमिशन के लिए कॉलेज के जा रहा होता है। और वहाँ पहुँचकर प्रिंसिपल को जब ये अपनी मार्कशीट दिखाता है तो प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इससे खुश होता है। लेकिन प्रिंसिपल साथ में ये भी कहता है कि तुम आ तो गए हो, लेकिन क्या तुम पढ़ाई करोगे या फिर कॉलेज के अंदर नेतागिरी स्टार्ट कर दोगे? तो नीलेश प्रिंसिपल से कहता है कि मैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, नेता बनने के लिए नहीं। नेता बनने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, जो मैं नहीं कर सकता। हाँ, मैं यहाँ पर पढ़ाई करके लॉयर ज़रूर बनना चाहता हूँ। तो जो प्रिंसिपल होते हैं वो इसकी बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अपना जो ध्यान है वो पढ़ाई पे रखना और किसी बात पे मत रखना। बाहर आकर देखता है तो यहाँ पर कॉलेज के अंदर जैसे कि होता है उसी तरीके से सब चल रहा होता है। अब इसके बाप को जब इस बात का पता चलता है तो वो थोड़ा नाराज़ होता है, कहता है कि जहाँ तुम गए हो वहाँ सारे ऊँची जाति के लोग पढ़ते हैं और वो तुम्हें जीने नहीं देंगे, ना ही तुम्हें वहाँ पढ़ने देंगे। तो नीलेश कहता है मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ़ अपनी पढ़ाई करना चाहता हूँ। और नीलेश खुशी-खुशी अगले दिन वहाँ पर कॉलेज पहुँच जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात फिर से उसी लड़की निधि विधि से हो जाती है। और वो उसे देखकर खुश होती है, कहती है अरे वाह! तुम तो वही हो ना ढोल वाले, क्या तुम भी यहाँ पढ़ते हो? अब जब ये क्लास के अंदर आता है तो वहाँ पर लड़के इसे पीछे बैठने के लिए कहते हैं और नीलेश किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, चुपचाप जाकर पीछे वाली बेंच पर बैठ जाता है। यहाँ सब लोग एक एक दूसरे का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जो सर हैं क्लास में पढ़ाने वाले, और अपनी ज़ात के बारे में बहुत खुशी-खुशी बताते हैं। वहीं पर नीलेश जो है वो अपने जो नाम होता है उसके आगे अहिरवार लगा होता है, अहिरवार, सॉरी। और नीलेश अपना जो सरनेम है वो बताने में घबराता है, क्योंकि सब लोगों को पता चल जाएगा कि वो नीची जात से है। अब यहाँ जो ऊँची जात के लड़के हैं वो इसे परेशान करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम है शेखर, वो इसे बचा करके, वो इसका सीनियर भी होता है, ले जाता है कैफ़ेटेरिया में और कहता है कि अगर तुम इस तरीके से बने रहोगे तो ये लोग तुम्हें दबाते ही रहेंगे। हमें हमारा ग्रुप जॉइन कर लो। लेकिन यहाँ नीलेश इसे मना कर देता है कि मैं यहाँ सिर्फ़ पढ़ाई करने आया हूँ, कोई ग्रुप जॉइन करने नहीं आया। यहाँ विधि की बड़ी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और सब कुछ अच्छा ही जा रहा था। दोनों ही परिवार ब्राह्मण थे, लेकिन यहाँ पर जो विधि का परिवार होता है वो नॉनवेज खाते थे और जो दूसरा लड़के का परिवार होता है वो वेजिटेरियन होते हैं। यहाँ इस बात को लेकर थोड़ी सी टेंशन होती है, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और शादी की बात को आगे बढ़ाया जाता है। अब हमें कॉलेज में दिखाया जाता है कि जो क्लास टीचर हैं वो जो प्रोफ़ेसर हैं वो इंग्लिश में पढ़ा रही हैं, जो कि नीलेश को समझ में नहीं आ रहा। तो ये कहता है उनसे कि क्या मैम आप इंग्लिश में छोड़कर हमें हिंदी में पढ़ा सकती हैं, ताकि हमें सारी बात समझ में आ जाए। और उसके बाद कॉलेज के बाहर आकर के ये विधि से भी बात करता है। विधि से बहुत अच्छी तरह से बोलती है और इससे पूछता है कि क्या हम हिंदी में सारा होमवर्क कर सकते हैं? और इसी तरीके से इन लोगों के बीच में काफ़ी सारी बात होती है। शेखर भी इनका अच्छा-सा दोस्त बन जाता है।
अब यहाँ पर कॉलेज कैफेटेरिया के अंदर लड़कों में आपस में बात हो रही होती है, डिबेट हो रही होती है इस बात पे कि कॉलेज के अंदर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डिज़र्विंग स्टूडेंट्स जो हैं वो रिजर्वेशन की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाते, और कुछ जो नीची जात के लोग होते हैं वो कोटा से एडमिशन लेकर यहाँ आ जाते हैं। वहाँ शेखर कहता है कि ये कोटा की वजह से ही मैं इस कॉलेज के अंदर पढ़ रहा हूँ, वरना मेरी तो 7 पीढ़ियों में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अब यहाँ दिखाया है कि नीलेश और विधि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे थे। यहाँ विधि जो है वो बहुत सारी चीज़ें पूछती है नीलेश से उसके बारे में, और अपने बारे में भी बताती है। तो इन लोगों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, और ये एक दूसरे के साथ घूमना-फिरना पसंद करते थे और टाइम स्पेंड करना भी पसंद करते थे। जहाँ और ऊँची ज़ात के लोग नीलेश से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, वहीं विधि जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और इससे बहुत अच्छी तरीके से बात करती है। जहाँ ये चीज़ जो है नीलेश को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर जाती है, क्योंकि आज तक उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं देखा था जो ब्राह्मण होते हुए भी उससे अच्छी तरह बात करे। अब हमें यहाँ पर शंकर दिखाया जाता है जो एक परिवार से मिलता है, जहाँ पर एक लड़के ने अपनी सगी बहन को मार दिया था, क्योंकि वो किसी और ज़ात के लड़के से प्यार करती थी, और वो ये लोग बैठे होते हैं और दुःख मना रहे होते हैं इस चीज़ का। यहाँ शंकर पहुँचता है और कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, जिसने गलती की थी उसे भुगतना ही पड़ेगा, और ये इस लड़की को उठा करके उसकी लाश को पंखे से टाँग देता है और सुसाइड दिखाने की कोशिश करता है। यहाँ दिखाया गया है कि लड़की जो है वो मरी नहीं थी, और जैसे ही उसका शरीर को पंखे पर टाँगा जाता है, वैसे ही वो हरकत करती है, ज़िंदा होती है, लेकिन शंकर यहाँ पर थोड़ी-सी भी दया नहीं दिखाता और उस लड़की को फांसी लगाकर मार देता है। क्योंकि इसका भी ऐसा ही मानना था कि जो ज़ात बिरादरी से अलग जाकर के शादी करते हैं, वो बहुत ही गलत काम करते हैं और उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। ये एक सीरियल किलर होता है, और जहाँ पर भी इसको ऐसे प्रेमी जोड़े नज़र आते हैं, जो अपनी ज़ात बिरादरी से बाहर जा कर के शादी कर रहे थे या घूम रहे थे, उन्हें ये मार डालता है। फिर दिखाया जाता है कि अपने घर के अंदर अपनी बेटी के साथ, और बेटी जो है मिट्टी में कोई पौधा उगाने की कोशिश कर रही थी। ये उसे समझाता है कि जिस मिट्टी में तुम उगा रही हो ये गलत है। कुछ बीज जो हैं वो अपनी ही मिट्टी में लगते हैं, वरना वो फिर पौधे नहीं बन पाते। फिर यहाँ पर कॉलेज के अंदर दिखाया गया है नीलेश को, एक प्रोफ़ेसर हैं जो कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन नीलेश की समझ में उनकी पढ़ाई हुई जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, और नीलेश उनसे इस बात के लिए कहता भी है तो प्रोफ़ेसर उसे डाँटते हैं। अब ये अपने बराबर वाली सीट पर बैठे हुए लड़के को देखता है, तो वो कहता है कि यार हमें भी कुछ समझ में नहीं आता, मगर इनको दिखाने के लिए हम कुछ न कुछ अपने कॉपी में लिखते रहते हैं, जिससे इन्हें लगता है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। अब प्रोफ़ेसर यहाँ आकर के देखता है तो ज़ीरो काटी बना रखी होती है, जिससे कि वो नीलेश को बहुत डाँटता है, बदतमीज़ी करता है उसके साथ। लेकिन नीलेश कहता है कि आप मुझे क्या कह रहे हैं? आपका पढ़ाया हुआ किसी को भी समझ में नहीं आता, मगर आप मुझे ही कहेंगे क्योंकि मैं छोटी जात का हूँ। ये देखिए, आप सबकी कॉपियाँ देखिए, किसी ने भी अपनी कॉपी में कोई नोट नहीं लिखा है, क्योंकि आप सही पढ़ा ही नहीं रहे हैं। लेकिन इस बात पर कॉलेज का प्रोफ़ेसर नीलेश को उठा करके जो कमरा है उसे बाहर निकाल देता है, और फिर नीलेश और विधि इसी बारे में आपस में बात कर रहे थे। नीलेश विधि से कहता है कि मुझे लगता है कि समाज में हमारी कोई जगह है ही नहीं, और उसके बाद वो उसको एक किस्सा सुनाता है अपने डॉग का नाम उसने बिरजू रखा था। वो उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन ये तालाब के किनारे अपने दोस्तों के साथ और बिरजू के साथ बैठा था, तो बिरजू अचानक कहीं गायब हो जाता है, और ये लोग यहाँ पर बैठ के नहा धो रहे थे। इतनी ही देर में जो तालाब की दूसरी तरफ है ऊंची जात के लड़के आते हैं और उसी तालाब के अंदर सुसु करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखकर ये जो लड़के हैं यहाँ से चले जाते हैं। हालाँकि ये इनको गुस्सा बहुत आता है, मगर ये कुछ कहते नहीं हैं। फिर थोड़ी दूर पर जाकर नीलेश देखता है कि उसके कुत्ते को किसी ने रेल की पटरी पर बाँध दिया था, और उधर से ट्रेन आ रही थी। लेकिन बिरजू बहुत कोशिश करने के बाद भी अपने कुत्ते को नहीं बचा सका, और वो कुत्ता मर गया। और फिर नीलेश और उसके दोस्तों को झूठी चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस वाले पकड़ कर के ले जाते हैं। जब नीलेश की माँ इसका विरोध करती है, तो पुलिस वाला सबके सामने उसे बहुत ही ज़ोर से थप्पड़ मारता है और बेइज़्ज़त करता है, और थाने में लाकर इन लड़कों की बहुत बुरी तरीके से पिटाई की जाती है। फिर नीलेश की माँ एक लॉयर को लेकर आती है, और उसके बाद ही उन लोगों को छोड़ा जाता है।
अब यहाँ पर नीलेश अपनी माँ से पूछता है, माँ तुम ये वकील कहाँ से लाई? तो वो बताती है कि संस्था के लोगों की तरफ से आए थे, जो हमारे लिए काम करते हैं। यहाँ पर नीलेश और उसकी माँ के बीच में अपनी ज़ात को लेकर के काफ़ी सारी बातें होती हैं। वो अपने बेटे को समझाती है कि तुम अगर पढ़ाई करके एक नौकरी भी कर लोगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। हम लोगों की ज़िंदगी नहीं बदल जाएगी, हम लोगों पे जो ज़ुल्म होते हैं वो नहीं बदल जाएँगे। तो नीलेश ठान लेता है कि अब मुझे वकील बनना ही है किसी भी हाल के अंदर, और अपना और अपने घर वालों का जो स्टेटस है उसे समाज के अंदर अच्छा करना है, ऊँचा करना है। यहाँ पर विधि इसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और उसको समझ में आता है कि आज के टाइम में भी हिंदुस्तान के अंदर जो हो रहा है समाज को लेकर, जो जातिवाद को लेकर के इतना लोगों की सोच छोटी है, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। अब यहाँ पर विधि और नीलेश के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। ये दोनों अब एक-दूसरे को पसंद ही नहीं करते थे, बल्कि प्यार भी एक-दूसरे से करने लगे थे। तो विधि कहती है कि तुम इंग्लिश में कमज़ोर हो या जिस भी सब्जेक्ट में कमज़ोर हो, मैं तुम्हें उसके बारे में पढ़ाऊँगी और बताऊँगी कि तुम्हें किस तरीके से आगे अपनी पढ़ाई को पूरा करना है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जो शेखर और ऋचा है, ये भी एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब एग्ज़ाम्स के अंदर जो है नीलेश अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, और उसकी खुशी मनाने के लिए ये चारों दोस्त मिल कर के पार्टी करने के लिए बाहर जाते हैं। अब इधर विधि जो है उसके घर के अंदर उसकी बहन की शादी की तैयारियां चल रही थी, और वहाँ पर ये अपने परिवार से कहती है कि मैं अपने दोस्तों को, नीलेश और शेखर को, इनको भी अपनी बहन की शादी में बुलाना चाहती हूँ। अब यहाँ पर इसके फ़ादर नीलेश की जो ज़ात है उसके बारे में पूछते हैं, उसका पूरा नाम पूछते हैं, तो ये बताती है नीलेश अहिरवार नाम है उसका। और जैसे ही ये नाम बताती है, वहाँ दोनों एक-दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण परिवार से थे और नीची ज़ात के लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते थे। अब यहाँ दोनों बहनों की बातचीत हो रही होती है। विधि अपनी बहन से कहती है कि तू ऐसी लड़के से कैसे शादी कर सकती है जिसे तू कभी जानती ही नहीं है, सिर्फ़ 1-2 बार ही मिली है। तो यहाँ इसकी बहन कहती है कि कोई बात नहीं, अरेंज मैरिज करने में भी कोई बुराई नहीं है। इतनी देर में इसका भाई आ जाता है और उसे कहता है कि तू सुधर जा। अगर आज चाची ज़िंदा होती तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती। अगले दिन विधि जो है वो यूनिवर्सिटी जाती है और वहाँ पर नीलेश को शादी का कार्ड देती है और उसे इनवाइट करती है। अब यहाँ पर जो है शादी के कार्ड में इसकी माँ के आगे स्वर्गवासी लिखा होता है, तो नीलेश इससे पूछता है। ये कहती है कि जब मैं 8 साल की थी तब मेरी माँ का निधन हो गया था कैंसर की वजह से, और रोने लगती है। अब यहाँ पर एकदम से अचानक रोते-रोते ये नीलेश को किस कर लेती है, और नीलेश भी इसे किस करता है। अब यहाँ कैंपस में शेखर और ऋचा और बाकी सब लोग मिलकर किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और पिटीशन पे सबके साइन ले रहे थे। यहाँ ये नीलेश से भी कहते हैं कि तुम भी साइन कर दो, तो नीलेश कहता है कि मैं इन सब में पढ़ने नहीं आया, मैं सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, पॉलिटिक्स में पढ़ने के लिए नहीं आया। तो शेखर इससे कहता है कि भाई ये सब किसी एक के लिए नहीं, पूरी ज़ात बिरादरी के लिए है। लेकिन यहाँ पर ऋचा कहती है कि ये जो डिसीजन है वो सिर्फ़ नीलेश का है, वो ही चाहे तो करेगा, अब उसको मजबूर मत करो। अब नीलेश शादी में जाने के लिए तैयार हो रहा था और उसकी माँ उसे समझाती है कि जहाँ जा रहे हो उनकी लड़कियों से दूर रहना। यहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, और नीलेश भी जो है वो विधि के साथ डांस कर रहा होता है, जिसे देखकर इसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। इसका बाप नीलेश को बाहर लेकर के आता है और उससे समझाता है, लेकिन इतनी ही देर के अंदर जो बहुत 2-3 लड़के हैं वो आकर के इसकी पिटाई करते हैं और इसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, और उसका बाप जो है उनको लड़कों को भगाता है, और फिर वो नीलेश को उठाते हैं और उससे माफ़ी माँगते हैं। यहाँ नीलेश बहुत रो रहा था और डरा हुआ भी था, और इसके पापा उससे कहते हैं कि बेटा मैं भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, तुम प्लीज़ मेरी बेटी से दूर रहो, कहीं ऐसा ना हो कि समाज के लोगों को पता चल जाए और वो तुम्हें और विधि दोनों को मार दें। और भाई बेटा तुम ऐसा करना कि कॉलेज में भी अब उससे बात मत करना, क्योंकि कहीं अगर किसी को पता चल गया तुम लोगों के बारे में तो दोनों तो मरोगे ही, और साथ में हमारी भी ज़िंदगी हराम हो जाएगी। यहाँ पर नीलेश जो है वो खुद को अपने डॉगी की जगह रखकर सोच रहा होता है, बेड़ियों में जकड़ा हुआ, कि उसे भी शायद किसी ने पटरी पर लिटा दिया है। यहाँ पर उसके बाद ये विधि से मिलना-जुलना बंद कर देता है, कॉलेज के अंदर भी नहीं मिलता, और यहाँ शेखर को कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाता है। प्रिंसिपल जो है वो उसे कहते हैं कि तुम जो पॉलिटिक्स के अंदर जा रहे हो वो चीज़ गलत है, इसी वजह से तुम्हें निकाला गया है।
अब उस दिन के बाद से नीलेश इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने विधि से बात करना छोड़ दिया था, कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था। विधि इसके घर पहुँच जाती है और कहती है कि मुझसे क्या गलती हुई है? क्या बात है? तुम इतना एकदम दूर क्यों हो रहे हो? कितना अवॉइड मुझे क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर नीलेश उसे दिखाता है, देखो मेरे चारों तरफ, यहाँ पर कितने गंदे लोग रहते हैं जो गटर की सफाई करते हैं, सड़कों का कूड़ा साफ करते हैं और बस उन्हीं लोगों के बीच में मैं भी रहता हूँ। वो दरअसल उसे समझाना चाहता था कि हम दोनों के बीच में जो खाई है वो बहुत ज़्यादा गहरी है। देखने में ये खाई नज़र नहीं आती मगर हकीकत में ये बहुत बड़ी खाई है जिसे पार करना ना तुम्हारे लिए है पॉसिबल और ना ही मेरे लिए। मगर विधि उससे कहती कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी फीलिंग का क्या करूँ? और ये कहकर वो उससे लिपट जाती है। लेकिन नीलेश इससे खुद को छुड़ाता है और कहता है कि नहीं, हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। नीलेश बहुत दिन तक यहाँ पर कॉलेज नहीं जाता और बिल्कुल भी अलग-थलग होकर के बैठ जाता है। अब यहाँ काफ़ी दिन के बाद एक डिबेट होती है और यहाँ पर जज बना होता है इसका चचेरा भाई रौनक और जो विधि की साइड लेता है और उसे उल्टी-सीधी बात करता है। यहाँ गुस्से में आकर के नीलेश रौनक को पीट देता है जिसकी वज़ह से उसकी नाक फूट जाती है। अब यहाँ बहुत बड़ा बवाल हो जाता है और इससे कहा जाता है कि अपने पिताजी को लेकर के कॉलेज आना, मुझे उनसे बात करनी है। अब यहाँ ये इसी चिंता में था कि पिताजी तो पहले ही नहीं चाहते थे कि मैं इस कॉलेज के अंदर जाऊँ, मैं उन्हें कैसे लेकर जाऊँ। अब यहाँ पर इसका जो दोस्त होता है वासु, वो यहाँ इसे एक सैलून के अंदर लेकर के आता है और यहाँ जो सैलून के मालिक होते हैं वो उनसे कहता है कि आप इनके पापा बन के कॉलेज जाइए। अब वो सैलून के मालिक जो हैं वो यहाँ इसके पापा बन के कॉलेज जाते हैं, उसे प्रिंसिपल के सामने बहुत पीटते हैं। वहाँ प्रिंसिपल इन्हें माफ़ कर देते हैं और ये बात आई गई हो जाती है। अब अगले दिन कॉलेज के अंदर जाते वक़्त ये देखता है कि शेखर जो है वो बाहर बैठा हुआ था, भीख माँग रहा था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि जब ये कॉलेज के अंदर जा कर के बैठता है, तो ये शेखर की सीट पर जाकर बैठ जाता है। शेखर इसे हटने के लिए कहता है, जहाँ पर नीलेश हटता नहीं है और इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। फिर यहाँ विधि भी आ जाती है और तब उसे पता चलता है कि शादी वाले दिन कुछ तो हुआ था, क्योंकि जब इसको मारा गया था उस चीज़ के बारे में, उस बात के बारे में अभी तक विधि कुछ जानती ही नहीं थी और उसी के बाद से नीलेश का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। तो यहाँ पर विधि इससे पूछती है लेकिन ये तब भी कुछ नहीं बताता और उससे दूर रहने के लिए कहता है। अब यहाँ विधि इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी होती है, तो घर पे ही अपनी बहन से बात करती है। बहन इससे कहती है कि तू उस लड़के से दूर रह, वरना तुम दोनों की ही ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। यहाँ रौनक भी आ जाता है और फिर दोनों के अंदर आर्ग्यूमेंट होता है। वहाँ दिखाया है रात को घर लौटते टाइम नीलेश को कुछ लड़के घेर लेते हैं और बहुत बुरी तरह मारते हैं और नाले में फेंकने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी शंकर वहाँ आ जाता है। शंकर उनसे बचाता है लड़कों से और उसे उठा कर के लेके जाते हैं। ये चाय की टपरी पे बैठ के चाय पी ही रहे थे। इतनी देर में जैसे ही नीलेश अपना नाम बताता है, तो इसको पता चल जाता है कि ये छोटी जात का लड़का है और वो चाय नहीं पीता। फिर यहाँ कॉलेज के अंदर हमें दिखाया गया है कि ये उसी जगह पर आकर बैठ जाता है, लेकिन इस बार रौनक उससे लड़ाई नहीं करता और उसके पीछे वाली सीट पे जाकर के बैठता है। जैसे ही क्लासरूम से ये बाहर निकलता है, वैसे ही रौनक ने बदला लेने के लिए इसके ऊपर बहुत सारा काला पेंट फेंक दिया और जिसकी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती होती है। यहाँ पर जो विधि है वो उसको डाँटती है, उससे झगड़ा करती है कि तू हमेशा ऐसी बातें क्यों करता रहता है? क्यों उसे बेइज़्ज़त करता है? क्यों उससे लड़ाई करता है? और फिर नीलेश यहाँ पर आ जाता है और नीलेश भी ऐसा ही करता है, शेखर के मुँह पे काला रंग फेंक देता है। फिर हमें दिखाया गया है कि जो नीलेश है उसके पापा एक स्टेज के ऊपर लड़की के कपड़े पहन कर के डांस कर रहे थे। उनका काम दरअसल यही था, वो इसी तरह की परफ़ॉर्मेंस दिया करते थे। अब यहाँ पर बार-बार लड़ाई की वजह से जो नीलेश के पापा हैं उन्हें कॉलेज में बुलाया जाता है और वो यहाँ पर आते हैं और जो प्रिंसिपल है उनसे कहते हैं कि मैंने तो अपने बेटे को समझाया था कि इस कॉलेज में वो पढ़ नहीं सकता। लेकिन सर वो ये सोचता था कि मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ, प्लीज़ इसे एक मौका दे दीजिए और इसे यहाँ पर पढ़ने दीजिए। इससे जो गलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ। और यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो इससे पूछते हैं कि तुम पहले तो किसी और पापा को लाए थे और अब तुम दूसरे पापा को लेकर के आए हो। तो यहाँ नीलेश उनसे कहता है कि सर मुझसे गलती हुई, ये ही मेरे असली पापा हैं। और यहाँ पर दिखाया गया है कि इसके पापा जैसे ही बाहर आते हैं, वैसे ही जो शेखर है अपने दोस्तों के साथ मिलके उनके साथ बेइज़्ज़ती करता है, उनके कपड़े उतार देता है और बहुत ज़्यादा उनको ज़लील करता है। यहाँ पर दिखाया गया है
कि घर के अंदर जब ये आता है तो विधि इसके कारनामों के बारे में सबको बता देती है। तो यहाँ पर इसके पापा इसे डाँटते हैं, लेकिन ये कहता है कि जब ये लड़की भाग जाएगी ना उसके साथ, तब तुम रोते फिरना। मैंने जो किया वो क्या किया, इससे पूछो कि ये करती क्या फिर रही है। और यहाँ पर ये बता देती है एक इनके रिश्तों के बारे में। अब यहाँ पर जो नीलेश की माँ है वो उसको समझाती है कि बेटा ये सब तो हमारे साथ आए दिन होता रहता है। ये आज की बात नहीं, इससे पहले भी हो चुका है। वहाँ नीलेश के पापा भी उसे समझाते हैं कि बेटा ये मेरा काम है और मुझे पसंद है। मैंने इसके लिए बहुत लड़ाई की है और मैं अपने काम पे अडिग हूँ। तुझे भी अपने लिए जो पसंद है वो कर, और उसके लिए लड़ाई भी तुझे करनी पड़े तो जो जो तू लड़ेगा। अब ये जब एक दिन कॉलेज आता है तो यहाँ देखता है कि शेखर ने अपने आप को फांसी लगा ली थी, और यहाँ पर ऋचा भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो अब यहाँ पर शेखर और उसका जो नीलेश का कुत्ता है वो एक जगह उसे बैठे हुए दिखते हैं। अब ये जब इससे मिलने के लिए आती है तो इससे कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। मैं अपने दोस्त को नहीं बचा पाया, अपने कुत्ते को नहीं बचा पाया, मैं खुद को भी कभी शायद बचा ना पाऊँ। तो तुम मुझसे दूर हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से तुम भी मुश्किल में आ जाओ। यहाँ पर विधि इससे कहती है कि क्या मेरे भाई की वजह से तुम मुझे छोड़ दोगे? ऐसा मत करो। अब नीलेश कहीं जा रहा था, रास्ते में देखता है कि शंकर गिरा पड़ा होता है। ये शंकर को उठा कर के ले जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ये शंकर जो है ये इसका प्लान होता है, और अब इसका अगला जो शिकार था वो नीलेश था, क्योंकि इसे सुपारी दी गई थी। रौनक, इसके चचेरे भाई ने इसे सुपारी दी थी नीलेश को मारने के लिए। इसे बांधता है रेलवे ट्रैक के ऊपर, लेकिन किसी तरीके से नीलेश खुद को छुड़ा लेता है और वहाँ इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और शंकर जो है वो इस पे भारी पड़ रहा होता है, लेकिन इसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है कि बेटा कभी-कभी लड़ना भी ज़रूरी है, और अपने हक के लिए लड़ना पड़े तो लड़ो। वहाँ पर ये देखता है कि ये जो है नीलेश शेखर को मार मार देता है। जान से नहीं, लेकिन हाँ, लड़ाई में ज़रूर हरा देता है। वहाँ रौनक इसे देखने के लिए आता है कि क्या इसने मारा या नहीं, लेकिन शंकर जो है वो तो बेहोश पड़ा था, और नीलेश इसके पीछे-पीछे दौड़ते हुए घर तक आ जाता है और कहता है विधि के पापा से कि आपके कहने पर मैंने विधि से बात करना छोड़ दिया, उससे मिलना-जुलना छोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे मारा-पीटा गया, मेरे पापा के कपड़े फाड़ दिए गए, उतार दिए गए, मेरे पापा को ज़लील किया गया, मुझे मेरे मुँह पर, चेहरे पे कालिक पोत दी गई, और आज तो हद ही हो गई कि मुझे मार डालने की कोशिश की गई। जी हाँ, इसके लड़के जो आपका भतीजा है उसने मुझे मारने की कोशिश की, और यहाँ पर जो इसके पापा हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं इस बात से, और वो जो है रौनक को मार ही रहे होते हैं। फिर यहाँ पर विधि बहुत बुरी तरीके से चिल्लाती है और सब शांत हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया गया है कि जो जो ये किलर है उसे इस बात से बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि मैं एक छोटी ज़ात के लड़के से हार गया, और वो रेलवे ट्रैक पर बैठ के खुदकुशी कर लेता है। अब यहाँ रौनक भी शायद सुधर चुका था, क्योंकि वो जब नीलेश का पेन रुक जाता है तो उसे अपना पेन देता है, और आखिरी बार हमें जो एक बस है उसके अंदर नीलेश और विधि को दिखाया गया है, वो दोनों खुश होते हैं। अब यहाँ पर हमें ये समझाया गया है इस फ़िल्म के अंदर कि कभी-कभी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी ही पड़ती है। यहाँ दोनों जो लड़का और लड़की हैं वो अलग-अलग ज़ात से आते थे, और जब तक वो कुछ नहीं कहता तब तक लोग उसके ऊपर ज़ुल्म करते ही रहते हैं, और जब उसने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई तो फिर लोगों को भी समझ में आ गया कि हाँ, अब हम इसके ऊपर ज़ुल्म नहीं कर सकते। इसलिए अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही इस फ़िल्म का मेन मकसद था, यही समझाना कि लोगों को अपने हक़ के लिए आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी। तो मुझे ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई, और सैयारा जैसी मूवी जहाँ पर कि एक लड़का और लड़की की मोहब्बत और फालतू चीज़ें दिखाई गई हैं, वहाँ पर इस मूवी में हमें हमारे समाज की बुराइयाँ और अच्छाइयाँ दोनों ही दिखाई गई हैं। तो मुझे लगता है कि उस मूवी से इस मूवी का अगर कंपैरिज़न किया जाए तो लव स्टोरी उसमें भी थी और इसमें भी, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें दिखाया गया है। मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इसी तरह की अच्छी मूवीज़ देखने के लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।